हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, और आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो चलिए इसी तरह से बढ़िया से अच्छे तरीके से शिद्दत से पढ़ते रहिए और अपने आईआईटी नीट या 12th पास आउट जो बच्चे जो 12th अपियरिंग स्टूडेंट है, सभी अपना अपना एम को फोकस करते हुए अपने स्टडी पर फोकस करें। ठीक है। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है वो है हमारा मीटर ब्रिज, यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा, जैसे कि वाट मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, है ना, अमीटर, बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। उन्हीं में से एक छोटा सा, एक प्यारा सा, क्यूट सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मीटर ब्रिज। और इस मीटर ब्रिज को एक और नाम से जाना जाता है। इस मीटर ब्रिज को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? तो वो नाम है इसका स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसे हम स्लाइड वायर ब्रिज के भी नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिए मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज, दोनों हेडिंग लगा लीजिए, क्योंकि इसी मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से जानते हैं। अभी बात आती है क्या, देखो, फिजिक्स आपको सीखना है तो आप क्वेश्चंस करना सीखो कि सर इसको हम मीटर ब्रिज क्यों कर रहे हैं या फिर स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कर रहे हैं। तो अपने आप उसको, उसका जो आंसर है वो आपको आपके माइंड में जो है उसका आंसर अपने आप जो है वो बन जाएगा, आंसर मिल जाएगी। नहीं तो आप उसका आंसर ढूंढो, तभी आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट लगेगा, आप फिजिक्स समझ पाओगे और फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। इनका नाम आप लोग सुने भी होंगे, साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। तो सोचो यार कि साइंटिस्ट भी कैसे कैसे अपना नाम रखते हैं, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन, इतना बड़ा नाम। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा बड़ा नाम है, जैसे मेरा जो कॉलिंग नेम है, लोग हमें ऐसे बाल मुकुंद करते हैं। अब लोग कहते हैं इतना बड़ा नाम बाल मुकुंद, ऐसे मेरा नाम राकेश है, मेरा नाम राकेश है, बट कॉलिंग नेम बाल मुकुंद है, तो लोग बोलते हैं इतना बड़ा नाम। अब सोचो यार, एक साइंटिस्ट है, इसका इतना बड़ा नाम है सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। तो वह क्या कि एक साइंटिस्ट है बच्चों जिनका नाम है सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। ये क्या कर रहे थे कि बहुत सारे रेजिस्टेंस के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे थे, और आपको पता भी होगा कि इन्होंने ही व्हीटस्टोन ब्रिज भी दिया था, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट इन्होंने बनाया था, इसीलिए उस सर्किट का नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? तो हुआ क्या कि सर चार्ल्स व्हीटस्टोन साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फिजिक्स की जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने लैब में, तो उन्हें कुछ ऐसा कंडक्टर मिलता है जिसकी की रेजिस्टेंस पता ही नहीं होती कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या है। तो अब सर चार्ल्स व्हीटस्टोन साहब जो थे वो कंफ्यूज हो गए कि अब हम करें तो क्या करें। हमारे साथ एक ऐसा समस्या हुआ कि आज मेरे को एक ऐसा कंडक्टर मिला, एक ऐसी वायर मिली जिसकी की रेजिस्टेंस हमें पता ही नहीं है। अब इन्हें उस कंडक्टर की, उस वायर की रेजिस्टेंस पता करना था। जब ये सोचने लगे आखिर मैं कैसे इसका रेजिस्टेंस पता करूं, तो हुआ क्या, किसी तरह से सोचते 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 इनके दिमाग में एक आइडिया आया। इस देखो, ये नॉर्मल ह्यूमन तो है नहीं, ये नॉर्मल इंसान तो है नहीं, एक साइंटिस्ट है, जीनियस है, ये सोचेंगे भी तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सोचेंगे। तब इन्होंने क्या किया कि मीटर ब्रिज का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मीटर ब्रिज का। तो सर चार्ल्स व्हीटस्टोन साहब ने मीटर ब्रिज का निर्माण किया, और उसी मीटर ब्रिज से जो है जिस वायर की रेजिस्टेंस पता करनी थी, उस वायर की, जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस पता करनी थी, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस आसानी से वो फाइंड कर ले रहे। तो सर चार्ल्स व्हीटस्टोन साहब ने अब बहुत आसान तरीके से किसी वायर, किसी कंडक्टर का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका निकाल दिया, और तब से जो है आपके सिलेबस में आ गया मीटर ब्रिज भी पढ़ने के लिए। तो मीटर ब्रिज के बारे में अगर लिखे तो हम क्या लिखेंगे? तो मीटर ब्रिज क्या है बच्चों कि इट इज, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट
electrical instrument which is used to find a known resistance of wire or conductor. अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर। तो मीटर ब्रिज क्या है? तो मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो किसी भी वायर और कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। और ये बनाया किसने? तो सर चार्ल्स व्हीटस्टोन साहब, एक साइंटिस्ट। क्लियर? अब हुआ क्या कि जब ये मीटर ब्रिज का अपैरेटस बना रहे थे, जब ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे, तो हुआ क्या कि उन्होंने सोचा कि एक्चुअली ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ मीटर ब्रिज, हाँ जी जॉर्ज, ये जो मीटर ब्रिज जो नेम है, मीटर ब्रिज ने पहले नाम नहीं रखा, नाम बाद में रखा, पहले उसको बनाया। भाई ऐसे भी अगर घर में आपको बना तो सबसे पहले उसको बना दो, उसके बाद फिर उसका नाम रखते हो। अब जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा होने वाला, तो ऐसा थोड़ा था कि बच्चा को आने से पहले उसका नाम हमने रख लिया, जी नहीं, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब हम नाम रखते हैं। तो उसी तरह से जब इन्होंने इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज बना लिया तब इसका नाम रखा मीटर ब्रिज। क्लियर? तो इन्होंने क्या सोचा कि एक्चुअली इस मीटर ब्रिज को किस प्रिंसिपल पर, किसके ऊपर बेस्ड करके बनाया जाए, किसके आधार पर बनाया जाए। कुछ तो आधार होना चाहिए बनाने के लिए कि किस पर आधारित इसको बनाया जाए। तो इसी तरह से व्हीटस्टोन साहब जो थे, इन्होंने जो अपना जो एक सर्किट बनाया था, एक प्यारा सा क्यूट सा सर्किट जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो उसी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर इस मीटर ब्रिज का निर्माण किया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लिखते हैं क्या कि इट इज का मतलब क्या, मीटर ब्रिज। तो इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आपसे सबसे पहले कोई पूछे कि भैया मीटर ब्रिज क्या है, तो मीटर ब्रिज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड अ नोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर और कंडक्टर। और दूसरा क्या कि इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बात यह आता है सर, अगर आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि why we called it meter bridge, why we called it meter bridge। देखो मीटर ब्रिज का मतलब क्या हो गया, मीटर ब्रिज का मतलब कि मीटर, इसमें लगा हुआ है मीटर, और मीटर जो है वो किसकी यूनिट है, लेंथ की। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। अब होता है क्या कि जो मीटर ब्रिज को बनाने के लिए जिस वायर को हम यूज करते हैं, जिस तार को यूज करते हैं, जिस कंडक्टर को, जिस वायर को यूज करते हैं, उस वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको मीटर ब्रिज। तो हम क्या लिख सकते हैं कि why we called it, इसका आंसर क्या दे सकते हैं कि why we called it मीटर ब्रिज। तो हम क्या लिखेंगे कि because its wire, because it is consist of wire whose length is 1 मीटर। क्यों? तो क्योंकि इसका जो वायर जो है, ये जो किससे बना होता है, ये वायर का बना होता है, जिसकी लेंथ क्या कितनी होती है, 1 मीटर। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं बच्चों मीटर ब्रिज। तो इससे बेसिक बात है मीटर ब्रिज की, बहुत ही बेसिक बात है। क्लियर? तो हुआ क्या कि मीटर ब्रिज का निर्माण, मीटर ब्रिज की नॉर्मल सी बातें कर। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम बात किए, देखिए
सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बात की तो ये एक नाम है साइंटिस्ट का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मीडिया ब्रिज का निर्माण किसने किया तो सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ब्रिज एक साइंटिस्ट का नाम है। तो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ से यहाँ तक जो आपका जो लिखा हुआ है ये तो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि why we call it meter bridge, because it is consist of wire whose length of 1 meter, whose length is 1 meter, जिसका लेंथ कितना होता है 1 मीटर होता है। क्लियर। अब थोड़ी सी यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर एक टॉपिक आ गया है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर हम बात करें शॉर्ट में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। हो सकता है वो पिछला लेक्चर छोड़ दिए हो, वो पिछला लेक्चर नहीं देख पाए हो, इस वजह से उनकी वो लेक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज की लेक्चर छूट गई होगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि हम सबसे पहले 4 कंडक्टर कुछ इस तरह से बने होते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर हम इस तरह से क्या करेंगे कि 4 रजिस्टर लेंगे और चारों रजिस्टर्स को हम इस तरह से ऐसे सेट कर देंगे। एक रजिस्टर यहाँ पर लगा देंगे, दूसरा रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे, तीसरा रजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे और चौथा रजिस्टर हम यहाँ पर लगा देंगे। और इस पॉइंट को हम मान लिए बच्चों P और इस पॉइंट को हम मान लिए Q। इसलिए ध्यान समझिएगा इसको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को शॉर्ट में और अच्छे तरीके से बनाने जा रहा हूं। अब P से Q को एक वायर से जोड़ेंगे, लेकिन बीच में लगाएंगे बच्चों एक गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है नहीं। अब इसके बाद फिर इस एंड को और इस एंड से एक वायर निकालेंगे और सीधा सिंपल तरीके से इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर एक सेल या बैटरी जो भी आपको लगाना है वो लगा के आप इसको ऐसे जोड़ लीजिए। अब कहता है क्या कि मान लीजिए कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है बच्चों R1, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है बच्चों R2, इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R3 और इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है R4। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की मैं बात कर रहा हूं। अभी ध्यान रखिएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर R1 अपॉन R2 इक्वल हो R3 अपॉन R4 का, तो इसको हम बोल देंगे कि भैया ये जो है ये बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि अगर इस तरह का आपको सर्किट मिले और इस सर्किट में R1 अपॉन R2 इक्वल हो R3 अपॉन R4 का, तो आप इसे बोल देंगे कि ये क्या है, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस का इक्वेशन है, पहचानने का तरीका है कि बैलेंस है अनबैलेंस। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको R1 बराबर दे दिया 2 ओम, R2 बराबर दे दिया बच्चों 4 ओम, R3 बराबर दे दिया 3 ओम और R4 बराबर दे दिया 6 ओम। तो अगर हम यहाँ से R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 करके देखें तो क्या हो जाएगा, R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का मान कितना है 4 ओम, R3 का मान कितना है 3 ओम, R4 का मान कितना है 6 ओम। यहाँ से कट जाएगा 2, यहाँ भी कट जाएगा 2। यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है बच्चों 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। तो अगर इस तरह से अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है कि जो P और Q पॉइंट के बीच में जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो गैल्वेनोमीटर के निडल में डिफ्लेक्शन कब हो सकती है, जब इस PQ वायर में कोई ना कोई करंट फ्लो होगी तब। लेकिन मैंने क्या कहा कि यहाँ पर इसके निडल में कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस के कंडीशन में होता है तो इस PQ वायर में करंट फ्लो नहीं करता है। बात मैं यही समझाना चाह रहा हूं। क्लियर। अब बात यह है
कि सर पीक्यू वायर में करंट फ्लो क्यों नहीं करेगा? तो भैया पीक्यू वायर में करंट इसलिए फ्लो नहीं करता क्योंकि पी और क्यू पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। पी और क्यू पॉइंट की पोटेंशियल इक्वल हो जाती है और पोटेंशियल इक्वल होने की वजह से इस गैल्वेनोमीटर वाले वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट जो फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करता है। और यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बन रहा भाई, यहाँ भी पी और क्यू दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बन नहीं रहा, तो करंट कहां से फ्लो करेगा? तो ये थी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कहानी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बल्ब, हम यहाँ पर रजिस्टर की जगह जो मैं ऐसा कोई सर्किट बनाया जहां पर रजिस्टर की जगह मैंने क्या किया कि बल्ब लगा दिया। ये लीजिए, इस रजिस्टर की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से बल्ब लगा दिया। ये हो गया एक बल्ब, यहाँ पर भी बल्ब लगा दिए। देखो अच्छे तरीके से पढ़ो, समझ के पढ़ो, मजा आएगा। यहाँ पर भी बल्ब लगा देंगे इस तरह से, यहाँ पर भी बल्ब लगा दिए। ध्यान समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ये और इस गैल्वेनोमीटर की जगह भी मैंने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि प्रत्येक बल्ब की जो रेटिंग है बच्चों, बल्ब पे लिखा हुआ रहता है कि 100 वाट और साथ साथ 220 वोल्ट ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो मैंने प्रत्येक बल्ब का रेटिंग जो लिया है, प्रत्येक बल्ब का रेटिंग कितना लिखा है, 100 वाट 220 वोल्ट। ये भी है 100 वाट 220 वोल्ट, ये भी है 100 वाट और 220 वोल्ट, और ये भी है 100 वाट और 220 वोल्ट। वाट का मतलब क्या हो गया, पावर। ये वाट का मतलब क्या है, पावर, यानी कि बल्ब की पावर की हुई है। और वोल्ट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको एक बल्ब, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक बल्ब है यहाँ पर। तो जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब है और इस बल्ब की जो रेटिंग है बच्चों वो है 100 वाट 220 वोल्ट। अगर इस बल्ब की रेजिस्टेंस आपको पता करनी है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर इस बल्ब की रेजिस्टेंस पता करने की, इस बल्ब की कितनी रेजिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है क्या कि आप यहाँ पे लगाएंगे पावर का फॉर्मूला, जो कि बहुत इजी, आई थिंक आप सबको पता होगा। अगर पिछले वीडियो लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्मूला क्या होती है। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग उस फॉर्मूले को, उस वीडियो लेक्चर को आप देख कर आए। तो अगर मान लीजिए कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस आपको निकालना, तो आप क्या करेंगे? तो पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बच्चों P = V²/R। तो अगर हम जहां पर V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस, और P क्या है, पावर। तो अगर हम यहां से R = लिखें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से R = लिखे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों V²/P। अब बताइए कि इस बल्ब की V का वैल्यू कितना है, इसके लिए V का मान कितना दिया हुआ है, तो इसके लिए V है भैया 220 वोल्ट। प्रत्येक बल्ब में कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट। तो V² यानी कि 220 × 220 अपॉन, और पावर कितना प्रत्येक बल्ब की, 100 वाट। तो मैं लगा दिया 100 वाट। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कितना आ गया, तो 22 × 22, और 22 को 22 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 484 ओम। यानी कि प्रत्येक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है बच्चों यहाँ पर, वो कितना है, वो है 484 ओम। 484 ओम। ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 484 ओम, और ये भी हो जाएगा 484 ओम, और ये भी हो जाएगा 484 ओम। तो अब मैंने क्या किया कि जो भी इसमें मैंने 5 बल्ब लगाया, इन पांचों बल्ब की रेजिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये बल्ब जो है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट से के तरफ जुड़े हुए हैं या नहीं। तो कैसे हमें पता चलेगा? अब मैंने क्या किया कि यहां से मैंने करंट दिया। जब मैंने करंट दिया तो देखा क्या कि इस सर्किट में चारों बल्ब जल रहे थे। एक, ये हो गया 2,
ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये 4 के 4 बल्ब जल रहे थे, लेकिन ये 5वां बल्ब नहीं जल रहा था। तो हमें समझ में आया कि अच्छा 5वां बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब कि इस वाले PQ वायर में, यानी कि 5वें बल्ब की वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही है। और करंट फ्लो क्यों नहीं कर रही है? तो क्योंकि P और Q का पोटेंशियल क्या है? इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस बन ही नहीं रहा, इस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। और क्या है? बैलेंस्ड है, तो हाँ बैलेंस्ड। देखिए R1/R2 इक्वल होगा R3/R4। R1 का वैल्यू 484, R2 का वैल्यू 484, R3 का वैल्यू 484, R4 का वैल्यू 484। तो अगर आप 484/484 करेंगे तो कितना आएगा? इस तरफ 1 आ जाएगा, और उस तरफ भी अगर इस तरफ हम 484/484 यानी कि R1/R2 इक्वल R3/R3 यानी कि 484/484 करें तो 1 इक्वल टू 1। तो यानी कि क्या है? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? बात समझ में आई? तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझ में आई अच्छे तरीके से? चलिए मैं इसे लाइव सर्किट के माध्यम से समझता हूं। तो यहां पर बच्चों हमारे पास बने हुए इस तरह से देखिए, यह है हमारे पास बना हुआ है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। इस सर्किट में 1 2 3 4 5 ये होल्डर लगे हुए हैं, और इस होल्डर में हम बल्ब को सेट करेंगे, और सारे के सारे बल्ब यही होंगे जिसका रेटिंग क्या होगा? तो 100 वाट और 220 वोल्ट। तो सबसे पहले हम पहला बल्ब यहाँ पे लगा दिए, और बल्ब हम ले लेते हैं, हमारे पास और भी बल्ब है, ये सारे बल्ब निकालिए यहाँ से 4 5 बल्ब। तो अब हम एक एक करके इसमें सारे बल्ब को लगाते जाएंगे। ये नीचे हो गया हमारा दूसरा बल्ब, और तीसरा बल्ब लाइए, ये हो गया हमारा तीसरा बल्ब, चलिए ये हो गया तीसरा बल्ब, और लाइए चौथा और 5वां बल्ब, यानी कि 2 बल्ब हमें अभी और चाहिए होंगे। हो गया एक बल्ब इसमें, और देखो जितना ज्यादा अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिकली समझ के पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा। ये देखिए अब मैंने इसे पूरी तरह से इसमें 5 बल्ब लगा दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्रत्येक बल्ब की रेटिंग क्या है? तो 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220, 100 220, 100 220, 100 220, 100 220। चलिए चलिए बल्ब उड़ गया क्या? ब्लैक ब्लैक हो रहा है, पता नहीं। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। और तो और इसके बाद प्रत्येक बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है? तो मैं वो पहले कैलकुलेट कर लिया है कि 484। अगर 100 वाट 220 वोल्ट की कोई बल्ब होगी तो उसकी रेटिंग कितनी होगी? तो उसकी रेटिंग होगी बच्चों 484 ओम। तो यानी कि इसकी भी रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो 484 ओम। यानी कि इस बल्ब की भी रेजिस्टेंस है 484 ओम, इस बल्ब की भी रेजिस्टेंस 484 ओम, इसकी भी 484 ओम, इसकी भी 484 ओम, और इसकी भी 484 ओम। तो प्रत्येक बल्ब की इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 484 ओम। अब इसको मैं यहां से करंट सप्लाई करूंगा, तो चलिए इसमें करंट सप्लाई करके देखते हैं कि होता है क्या। वाह, ये देखिए जब मैंने इसमें करंट सप्लाई किया बच्चों तो इसमें देखा क्या कि 1 2 3 4 ये 4 बल्ब इसमें जल रहे हैं, लेकिन ये 5वां बल्ब इसमें नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बल्ब और ये बल्ब R1/R2 इक्वल है R3/R4 का, और ये R1/R2 इक्वल होने के वजह से ये बिल्कुल पूरी तरह से अभी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है जिसके वजह से इसके फिफ्थ बल्ब में यानी कि PQ वाले, PQ है ना, तो इसमें PQ वाले वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट यानी कि P और Q पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। क्लियर? और पोटेंशियल इक्वल होने की वजह से यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बन रहा, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसके वजह से बल्ब जो है वो नहीं जल रही। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं यहां से मैं इस वाले बल्ब को और यहां से मैं इस वाले बल्ब को अगर हटा दूं तो क्या होगा?
तो आप सबसे पहले इस सर्किट को देखिए, जब मैं इस बल्ब को और इस बल्ब को, मैं इसमें से दो बल्ब को मैंने हटा दिया, दोनों कॉर्नर, एक इस कॉर्नर एक इस कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर वाले बल्ब को मैंने हटा दिया, तो ये तीनों बल्ब आपको सीरीज में दिख रहे होंगे, ये तीनों बल्ब आपको सीरीज में दिख रहे हैं। यानी कि अगर इसमें से दो बल्ब को हटा दो तो तब जाकर ये हमारा पांचवा बल्ब जल सकता है, जलना चाहिए, क्योंकि और तीनों एक समान से, एक रेटिंग से जलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों बिल्कुल सीरीज में है। दे लीजिए मैंने, सॉरी बहुत ज्यादा गर्म है, हाथ जल गई। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि इसमें इस वाले बल्ब को हटा दिया और इसके साथ साथ मैं इस वाले बल्ब को भी हटा दिया। दे लीजिए। तो अब इसमें से मैंने क्या किया बच्चों, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर वाले बल्ब को मैंने क्या किया, हटा दिया। इस बल्ब को भी और इस बल्ब को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अब देखा थे कि तीनों बल्ब बहुत ही इक्वल और सेम तरीके से जल रही है। दोनों का जो पावर जो निकल रहा है इसमें से बिल्कुल सेम रेट से निकल रहा है, सेम रेटिंग से निकल रहा है। दोनों की चमक भी बिल्कुल एक जैसी है, तीनों की चमक बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि तीनों बल्ब अब सीरीज में होकर जल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी, राकेश कुमार की जुबानी। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक था, बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज की। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद की बात करते हैं कि आगे अब क्या करना है। तो इतना कुछ करने के बाद अब क्या होता है कि ये मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज में हम ये भी बात करें कि मीटर ब्रिज जो होता है वो, मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहा जाता है, मीटर ब्रिज बनाया किसने, इसके साथ साथ कि मीटर ब्रिज किसके ऊपर बेस्ड है, और इसमें हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की भी बात की। अब ये बात आती है कि सर अगर मेरे को मीटर ब्रिज बनाना हो तो हमें क्या क्या चीज चाहिए होगा। अगर आपको मीटर ब्रिज बनाना हो तो आपको क्या क्या डिवाइस चाहिए होगा। तो मीटर ब्रिज बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आप लिखेंगे कि मीटर ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए 1 मीटर एक लंबी एलवाइज की वायर, 1 मीटर लॉन्ग एलवाइज वायर whose area of cross section should be uniform throughout the length। सबसे पहले आपको 1 मीटर की एक लंबी वायर चाहिए होगी, और कैसी वायर चाहिए होगी, तो एलवाइज की वायर। देखिए एक एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा, कैसी वायर चाहिए होगी, एलवाइज की वायर। तो मैं इस एलवाइज के बारे में बात करूंगा। तो 1 मीटर लॉन्ग एलवाइज वायर चाहिए होगी, और इसके साथ साथ हम इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है क्या, कि एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है उस वायर का क्या आपको रखना है, थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि जो 1 मीटर की जो एलवाइज वायर लेंगे उस वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर की पूरी लंबाई का इक्वल होना चाहिए। अब ये बात आती है कि सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पूरे वायर का यूनिफॉर्म सेम इक्वल क्यों होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूं, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है, तो R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, जहां पर रो क्या है तो रेजिस्टिविटी, एल क्या है लेंथ, और ए क्या है एरिया। यानी कि रो है रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इसमें से रो जो है बच्चों रेजिस्टिविटी, वो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस में, या फिर हमारा वीडियो लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं रेजिस्टेंस का, उसमें मैंने बतला रखा है कि किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें आपने 1 मीटर का एक लॉन्ग एलवाइज का वायर लिया है, तो एलवाइज का वायर है तो उस वायर की लेंथ, जब पहले आपने 1 मीटर ले लिया तो उसका लेंथ तो अब आपको चेंज नहीं करना, क्योंकि एसेंशियल है आपको 1 मीटर लेना ही लेना है।
अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों इस फॉर्मूले से कि आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। यानी कि अगर मान लीजिए कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगी, और अगर एरिया मान लीजिए कि घट रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जहां किसी लेंथ पर, किसी यूनिट लेंथ पर एरिया क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और किसी यूनिट लेंथ पर एरिया कम हो रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कुछ देर के लिए आप मान लीजिए कि 1 मीटर की लंबी वायर है, अरे मान लो भाई, मान लो कुछ देर के लिए कि 1 मीटर की एक लंबी वायर है, इसको आपको मीटर ब्रिज में यूज करना, और एक एलवाइज की वायर है। अब मैंने क्या किया कि वायर के मान लो कि यह है ब्लू वाला पार्ट, यह है व्हाइट वाला पार्ट। अब मान ली कि इस ब्लू वाले पार्ट की एरिया जो है वो ज्यादा है इस व्हाइट वाले पार्ट से, इस व्हाइट वाले पार्ट से ब्लू वाले पार्ट की एरिया ज्यादा है, यानी कि ये वाला एरिया कम है इसकी एरिया। अगर ऐसा होगा, पूरी इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, पूरी इस वायर की लेंथ है 1 मीटर, और इसी वायर में, एक ही वायर में यहां से इस ब्लू वाले पार्ट की जो एरिया है वो ज्यादा है, इस वाले पार्ट की एरिया कम है, तो क्या होगा, तो ये ब्लू वाले पार्ट की एरिया ज्यादा, तो ब्लू वाले पार्ट की एरिया ज्यादा, तो ब्लू वाले पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि यहां से यहां तक की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये व्हाइट वाले पार्ट की एरिया क्या है, कम है इसके रिस्पेक्ट में, ब्लू के रिस्पेक्ट में, तो जब इसकी एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसके वजह से हमारा मीटर ब्रिज का जो कैलकुलेशन जो है वो, मीटर ब्रिज का कैलकुलेशन वो गलत हो जाता है। तो कहीं मीटर ब्रिज की कैलकुलेशन ना गलत हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म रखते हैं। तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करो, आप वायर ले रहे हो एलवाइज का, तो उसमें आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ होना चाहिए, आवश्यक है, जरूरी है। क्लियर, ये तो होगी वायर की, ये तो होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कहानी। अब मैं बात करता हूं इसमें, अब आगे की बात आती है कि सर हम एलवाइज वायर क्यों ले। अब अगला क्वेश्चन उठता है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 02, क्या why we use Eloise wire in meter bridge। इन मीटर ब्रिज, अगर आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछते टीचर आपके, या फिर कोई पूछ दे कि व्हाई वी यूज एलवाइज वायर इन मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज में एलवाइज की वायर हम क्यों यूज करते हैं। तो आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि आप किसी रूम में आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करो, इसी कमरे में आप मीटर ब्रिज की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हो सकता है इस कमरे का टेम्परेचर जो अभी है कुछ देर के बाद बढ़ जाए, और आप एक्सपेरिमेंट करें उसी वक्त पे बढ़ जाए, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अगर इस रूम का टेम्परेचर बढ़ गया और एक कोई गुड कंडक्टर, एक अच्छा कंडक्टर का अगर ये वायर है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपने अभी कुछ देर पहले रेजिस्टेंस मेजर किया कुछ और टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसकी रेजिस्टेंस हो गई कुछ और, तो इसके वजह से आपके मीटर ब्रिज की जो रीडिंग जो है, मतलब जो कैलकुलेशन जो है वो क्या होगा, वो गलत आ जाएगा। तो इसके वजह से कहीं इसकी कैलकुलेशन ना गलत हो जाए, तो इसके वजह से हम क्या करते हैं कि हम इसकी एलवाइज की वायर लेते हैं। क्यों, क्योंकि एलवाइज की जो वायर होती है, इसका मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूं, क्या कि एलवाइज वायर, सॉरी गाइस बीच में कोई आ गया था, इस वजह से हमें थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ा है। तो क्या बात करते हैं, हाँ, तो हम लोग एलवाइज वायर ही यूज करते हैं। तो एलवाइज वायर इसलिए यूज करते हैं कि बिकॉज एलवाइज वायर हैज low
थर्मल रेजिस्टिविटी। क्योंकि एलॉयज वायर की जो थर्मल रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, और इस वजह से बच्चे हम लोग एलॉयज वायर यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बहुत कम इफेक्टिव होता है, बहुत कम इफेक्टिव होता है, बहुत कम। और इसी वजह से हम एलॉयज वायर लेते हैं कि कहीं से रूम का अगर टेम्परेचर भी चेंज हुआ, टेम्परेचर बढ़ भी गया, घट भी गया, तो इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। बात समझ में आया? अच्छा, और बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि सर आपने लिखा है कि एलॉयज वायर, तो हम एलॉयज वायर में किस किस मेटल का वायर ले सकते हैं, या फिर कौन कौन से एलॉयज की वायर ले सकते हैं? तो सबसे नॉर्मली जो यूज होता है बच्चों को आजकल है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है ना, नाइक्रोम है, ये सब आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो एलॉयज के लिए जो चाहिए इसका स्क्रीनशॉट में, फिर मैं इसको रेसिपी में आगे बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बतलाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए देखिए। तो एलॉयज वायर में बात आती है कि एलॉयज वायर में हम कौन कौन सा वायर ले सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी एलॉयज की हम वायर ले सकते हैं। तो आप चाहो तो आप मैग्नीन ले लो, मैग्नीन ले सकते हो, या तो आप कॉन्स्टेंटन ले सकते हो, और क्या, तो चाहो तो आप नाइक्रोम भी ले सकते हो। ये सब जो है ना, ऐसा मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये सब मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको आसानी से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, कॉन्स्टेंटन को आपको एक और नाम यूरेका के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्स्टेंटन को यूरेका के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एडवाइस में आप चाहे तो आप मैग्नीन वायर ले सकते हैं, कॉन्स्टेंटन का वायर ले सकते हैं, या फिर नाइक्रोम की वायर ले सकते हैं। इन सब में से किसी भी एक एलॉयज की वायर आप ले लीजिए, और जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। अब जो है बात करते हैं कि सर एलॉयज वायर तो मैंने ले लिया, मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का, नाइक्रोम का, जो भी लिया मैंने ले लिया, लेकिन अभी बात आती है कि सर एक मैग्नीन किस चीज का बना होता है, किस किस मेटल का बना होता है, या फिर कॉन्स्टेंटन किस किस मेटल से बने होते हैं, या नाइक्रोम किस किस मेटल से बने होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसकी कि मैग्नीन, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीन की। मैग्नीन की, तो मैग्नीन जो होता है बच्चों, मैग्नीन कॉपर, निकेल और मैग्नीज, ये तीन चीज मिलकर, ये तीन मेटल मिलकर मैग्नीन का निर्माण करते हैं। क्या क्या? तो कॉपर, निकेल और मैग्नीज मिलकर इसका निर्माण करते हैं, मैग्नीन। जिसमें अगर हम बात करें इसके परसेंट, कितना कितना परसेंट कॉपर, कितना परसेंट कॉपर होता है, कितना परसेंट निकल होता है मैग्नीन में, कितना परसेंट मैग्नीज होता है मैग्नीन में। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो बच्चों कॉपर जो होता है वो होता है 84.7%, यानी कि आपको मैग्नीन में अगर आप कॉपर देखेंगे तो मैग्नीन में आपको कॉपर 84.7% कंफर्म है, 84.7। एक बार मैं देख रहा हूँ, कंफ्यूज हूँ मैं इसमें, 84 सॉरी नहीं, 84.2% होता है, 84.2%। वही अगर मैं बात करूं इसकी तो निकेल की, तो निकेल होता है बच्चों 3.7%। और मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज जो होता है बच्चों वो होता है 12.1%, 12.1%। तो ये तो हो गई मैग्नीन कि मैग्नीन किस किस मेटल से बने होते हैं। तो अगर बात करें हम कॉन्स्टेंटन की, इसके साथ में कॉन्स्टेंटन भी बात करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटन तो छोड़ नहीं सकते।
कि कॉन्स्टेंटन किस किस मेटल से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेका। यूरेका। तो कॉन्स्टेंटन जो है वो कॉन्स्टेंटन सिर्फ दो मेटल से बने होते हैं, एक कॉपर हो गया, एक कॉपर हो गया और दूसरा निकेल। दूसरा हो गया निकेल, जिसमें कॉपर आपका 55% होता है और निकेल इसमें आपको 45% मिलेगा। ये सब कॉम्पिटिटिव व्यू की वजह से, कॉम्पिटिटिव के व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज किससे, तो कॉपर निकल मैग्नीज से कॉपर 84.2%, निकल 3.7%, मैग्नीज 12.7%, सॉरी 12.1%। और ये बात करें कॉन्स्टेंटन जिसको यूरेका के नाम से जानते हैं, तो कॉन्स्टेंटन में कॉपर 55% और निकल 45%। क्लियर। अब बात करते हैं नाइक्रोम की। तो नाइक्रोम की अगर बात करें बच्चों, मैं उसे चेंज करता हूं इस तरफ। नाइक्रोम, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम में जो होता है, नाइक्रोम का निर्माण निकल, निकल और क्रोमियम, क्रोमियम को मिलाकर किया जाता है, जिसमें आपको निकल जो है वो 80% मिलेगा और बाकी बचा हुआ 20% क्या होता है, उसमें क्रोमियम होता है। तो आपको जो एलॉय वायर लेनी है, या तो आप मैग्नीन का ले लो, या फिर कॉन्स्टेंटन का ले लो, या फिर आप नाइक्रोम का ले लो। मैग्नीन किस किस मेटल से, तो कॉपर निकल मैग्नीज से, कॉपर का परसेंटेज यदि 4.2%, निकल कितना 3.7% और मैग्नीज कितना, तो 12.1%। कॉन्स्टेंटन में कॉपर कितना 55% और निकल कितना 45%। वही अगर बात करें इस तरफ नाइक्रोम में, तो नाइक्रोम में निकल कितना 80% और क्रोमियम कितना 20%। क्लियर। ये तो होगी हमारा वायर की कहानी। अब बात आती है कि सर वायर तो मैंने ले लिया, चलिए ठीक है, इसके बाद क्या लेना है, तो इसके बाद आपको लेना है बच्चों एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे क्या यूज है मीटर ब्रिज में। देखिए मीटर ब्रिज में आपको एक पॉइंट ढूंढना होता है, जिसको बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट भी कहते हैं। तो उस बैलेंसिंग पॉइंट या नल पॉइंट को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या होगी, डिफरेंट कहीं से करंट अगर पास होगा तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमको एक चाहिए होगा, मीटर ब्रिज बनाते समय हमें क्या चाहिए होगा, तो एक गैल्वेनोमीटर चाहिए होगा। और किस लिए, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि यूज टू फाइंड नल पॉइंट, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर किस लिए हम यूज करेंगे, तो नल पॉइंट को फाइंड करेंगे। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, तो इसके साथ साथ बच्चों आपको चाहिए एक मीटर स्केल। इसके साथ साथ आपको एक चाहिए मीटर स्केल। मीटर स्केल किस लिए चाहिए, तो मीटर स्केल जो है वो कुछ उसके, जब आप मीटर ब्रिज बना रहे होंगे और वहां पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ वहां पे लेंथ मापना होता है। तो लेंथ को मापने के लिए आपको फॉर मेजरिंग लेंथ, यानी कि आपको लेंथ वगैरह मापने के लिए आपको एक क्या चाहिए, तो एक मीटर स्केल। और मीटर स्केल जो होता है वो उस वायर की, जो आपने एलॉयज की वायर है, उस वायर के नीचे में सेट किया हुआ होता है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या चाहिए, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, ये हो गया मीटर स्केल, और इसके बाद क्या चाहिए, तो इसके बाद चाहिए आपको 2J शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप एंड वन नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रिप। इसके बाद आपको चाहिए बच्चों मीटर ब्रिज बनाने के लिए 2J आकार का मेटेलिक स्ट्रिप,
और एक नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रिप। जे का कैसे, तो जे आप कैसे लिखते हैं, तो जे आप ऐसे लिखते हैं ना कुछ इस तरह से, तो इसी को आप करके ऐसा कुछ आपको मेटेलिक स्ट्रिप दो चाहिए, इस तरह का दो चाहिए, और एक नॉर्मल आप नॉर्मल स्ट्रिप आप इस तरह से कुछ ले लीजिए। तो दो जे आकार का इस तरह का स्ट्रिप चाहिए और एक नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रिप। आप कुछ भी ले सकते हो, एल्युमिनियम का ले लो, सिल्वर का ले लो, कॉपर का ले लो, प्योर मेटेलिक स्ट्रिप होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, और क्या क्या चाहिए, तो आइए और बात करते हैं। अभी हम बात करें क्या कि मीटर ब्रिज बनाने के लिए आपको क्या क्या डिवाइस चाहिए, आपको किन किन डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी मीटर ब्रिज बनाने के लिए, है ना। इसके बाद और क्या चाहिए, तो और आपको चाहिए भैया रजिस्टर बॉक्स। रजिस्टर बॉक्स, रजिस्टर बॉक्स क्या होता है कि रजिस्टर बॉक्स एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें हम अलग अलग रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर को डालकर दूसरे रजिस्टर के रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रजिस्टर बॉक्स क्या होता है कि रजिस्टर बॉक्स में हम अलग अलग रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर को डालकर दूसरे, यानी कि डालकर सेट करके दूसरे रजिस्टर के रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, यानी कि उसके रजिस्टर को हम क्या करेंगे, यानी कि कंपेयर करते हैं उससे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक चाहिए रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद आपको चाहिए भैया एक जॉकी। जॉकी, अब बच्चे जो इसका जॉकी क्या आगे, तो देखो राम जी जैसे तीर चलाते हैं ना रामायण में, उस रामायण में जब तीर चले तीर के आगे कुछ इस तरह से ऐसा एक नुकीला पॉइंट होता है, और इसी तरह का होता है जॉकी, और जॉकी से ही हम नल पॉइंट को ढूंढते हैं। अब वो कैसे ढूंढते हैं वो हम अब देखेंगे। तो इस तरह से होता है, एक जॉकी बना हुआ है, ये हो गया रजिस्टर, ये हो गया जॉकी। क्लियर? तो आपको इतना सारा सामान आपको चाहिए किसके लिए, तो आपको मीटर ब्रिज बनाने के लिए। क्लियर? तो मीटर ब्रिज बनाने के लिए आपको इतना सारा आपको सामान चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, तभी आप मीटर ब्रिज घर पर बना सके। तो चलिए अब मीटर ब्रिज बना कर देखते हैं कि मीटर ब्रिज हम कैसे बनाएंगे। इन सब जितने भी हमने अभी तक डिवाइस लिया है, इन सभी डिवाइस को हम इस तरह से हम सेट करेंगे। तो ये इन सभी डिवाइस को हम सेट करके देखते हैं कि मीटर ब्रिज देखने में कैसा लगता है और किस तरह से बनाया जाता है। चलो, तो मीटर ब्रिज बनाने के लिए बच्चों मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले एक लॉन्ग एलॉयज वायर लेनी है। तो ये लीजिए, मैंने जहां पर एक ले लिया, सबसे पहले एक कहां पर, जहां पर नहीं, यहाँ पे लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले मैंने ले लिया एक लॉन्ग एलॉयज वायर, ये लीजिए, ये हो गया लॉन्ग एलॉयज वायर, ये वाला। क्लियर? यहां से यहां तक ये हो गई लॉन्ग एलॉयज वायर, जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसी है, थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म है। और किस चीज की वायर है, तो एलॉयज की है। एलॉयज में मैंने लिया भैया मैग्नीन का, आप चाहो तो कॉन्स्टेंटन का भी ले सकते हो, या तो नाइक्रोम का ले लो। मैंने मैग्नीन का लिया, मुझे ज्यादा प्यारा अच्छा लगता है मैग्नीन, और नाम भी अच्छा है मैग्नीन, है ना, इसलिए मैंने लिया मैग्नीन का। इसके बाद फिर क्या करना है, एलॉयज वायर लेने के बाद आपको क्या करना है कि जो मैंने दो जे शिफ्ट मेटेलिक स्ट्रिप लिया था, उस जे शिफ्ट मेटेलिक स्ट्रिप को आपको इस तरह से इसमें सेट कर देनी है, इस तरह से। इस तरह से उस मेटेलिक स्ट्रिप को आपको इसमें लगाकर सेट कर देना है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया जे शिफ्ट मेटेलिक स्ट्रिप, कुछ इस तरह से जो। अच्छा, और एलॉयज वायर की इस एंड को इस तरह से जोड़ देना है जे शिफ्ट स्ट्रिप के साथ में, और इसको यहां पर जोड़ देंगे जे शिफ्ट के स्ट्रिप के साथ। ठीक है, तो दो जे शिफ्ट हमारा स्ट्रिप भी यूज हो गया, एक हमारा एलॉयज वायर भी यूज हो गया। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मल जो मैंने मेटेलिक स्ट्रिप किया था उसको कहां पर लगाएंगे। तो जो नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रिप है बच्चों, वो इस दो जे शिफ्ट के बीच में आप यहां पर लगा दो। ये हो गया नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रिप, ये लीजिए, ये हो गया नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रिप।
अब क्या करना है, हमारा इसमें क्या क्या यूज हो गया, एक तो वायर यूज हो गई, दूसरा हमारा नॉर्मल मेटेलिक स्ट्रिप और तीसरा जे शेप्ड मेटेलिक स्ट्रिप यूज हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो मैंने जो आपको कहा था क्या कि एक मीटर स्केल लेना है, तो उस मीटर स्केल को आप इस वायर के नीचे ऐसे सेट कर दीजिए। इस वायर के नीचे आप इस मीटर स्केल को आप यहाँ पर ऐसे सेट कर दीजिए। तो ये लीजिए, ये हो गया हमारा मीटर स्केल। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने यहाँ पर मीटर स्केल को सेट कर दिया। इस तरह से 1 मीटर का स्केल है, क्योंकि वायर हमारी कितने की वायर की लेंथ कितना है 1 मीटर, तो हम स्केल में कितना रखेंगे 1 मीटर का। अब स्केल में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि इस स्केल में छोटे 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 यूनिट्स बने हुए हैं। इस स्केल में छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं। तो इसी तरह से जो वो स्केल जो 1 मीटर का है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर का है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे लेंथ का बच्चों, वो सब सेंटीमीटर में करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस मीटर गेज में जितने भी कैलकुलेशन होती है वो सब के सब सेंटीमीटर में होते हैं। तो अब इस पे क्या करेंगे, इसमें हम छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देंगे। इस तरह से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 10-10 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, इसमें छोटा छोटा हम यूनिट्स बांट देंगे। और सारे यूनिट्स इक्वल से, मेरा तो अनइक्वल हो जा रहा है, बट आप जब भी बनाएंगे तो यूनिट्स क्यों चाहिए इक्वल है, सारे यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये हमारा एलवाइज वायर सेट हो गया, ये हमारा मीटर स्केल सेट हो गया, ये नॉर्मल स्ट्रिप सेट हो गया, और ये दोनों जे शेप्ड मेटालिक स्ट्रिप सेट। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने वो जो गैल्वेनोमीटर लिया है, उस गैल्वेनोमीटर को एक तार के माध्यम से इस नॉर्मल मेटालिक स्ट्रिप के मिड पॉइंट से एक जोड़कर, और यहां से इस तार से यहां पर आपको एक गैल्वेनोमीटर आपको इस तरह से सेट करना है। गैल्वेनोमीटर की नीडल अरे ओके G4 गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की दूसरी वायर की एंड से आपको इस जॉकी को जोड़ना है। ये हो गया हमारा J4 जॉकी। इस तरह से आपको जॉकी को ऐड करना है, जोड़ देना। ठीक है, और तो और मैंने क्या कहा था कि आपको एक रजिस्टर बॉक्स लेनी, क्योंकि उस रजिस्टर बॉक्स में हम रजिस्टर को डालेंगे और चेक करेंगे। तो मैंने रजिस्टर बॉक्स को क्या किया कि जो हमारे साथ राइट साइड का जो गैप बचा हुआ है, गैप राइट साइड का, इसे मैंने सेट कर दिया। भैया ये लीजिए, ये हो गया हमारा रजिस्टर बॉक्स। ये वाला ये हो गया हमारा रजिस्टर बॉक्स। और रजिस्टर बॉक्स के एक एंड को जोड़ दिया नॉर्मल मेटालिक स्ट्रिप के एक एंड से, और दूसरे एंड को जोड़ दिया मैंने जे शेप के, और किस साइड राइट साइड वाले एंड को, ये जो बॉक्स है बॉक्स के राइट साइड वाले एंड को राइट साइड के जे शेप की मेटालिक स्ट्रिप से, और लेफ्ट साइड वाले एंड को लेफ्ट साइड की तरफ कौन है हमारा नॉर्मल मेटालिक स्ट्रिप, तो इस एंड से मैंने इसको जोड़ दिया। अब मान लेते हैं कि इसमें इस रजिस्टर बॉक्स में जो रेजिस्टेंस जो लगेगी उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। अरे मान लेते हैं, क्या ऐसा होगा भैया, ऐसा होगा, माना नहीं है, ऐसा होना ही है। खैर उसकी बात हम कुछ देर रुक के करते हैं। अभी इस यहाँ की बात करते हैं। अब इस एंड पर आपको क्या करना है कि जिस कंडक्टर की या जिस वायर की रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, उसको आपको यहाँ पर सेट कर देना है। ठीक है, ये लीजिए, और इसको इस तरह से कनेक्ट करना, सेट करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया। और इसी कंडक्टर की जो है वो, ये कोई कंडक्टर है या रजिस्टर ही है जिसकी रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद फिर जहां से एक कनेक्शन हम ऐसे सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और यहां पर क्या करेंगे कि हम लगाएंगे भैया एक स्विच। ये हो गया हमारा स्विच, और इस स्विच से फिर ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें हम लगा देंगे, सेल लगाना है तो आप सेल लगा लीजिए, और अगर बैटरी लगानी है तो आप बैटरी लगा लीजिए। तो मैंने 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, तो 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया कि इसमें 5 सेल की बैटरी को एक लगा दिया इस तरह।
जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि ये, ठीक है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी हम नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ देर के लिए इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत है। अभी पूरी तरह से मीटर ब्रिज बन चुका है, अभी पूरी तरह से मीटर ब्रिज बनकर आपके सामने तैयार है। कुछ इसी तरह से होता है भैया मीटर ब्रिज। अब मैंने क्या किया एक्सपेरिमेंट के लिए कि इस सर्किट की स्विच को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसको अब मैंने इस सर्किट को ऑन कर दिया, यानी कि ये लीजिए इस स्विच को मैंने क्या किया ऑन किया। जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी। और जब इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी तो इस गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाएगा, और जब गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। अरे गैल्वेनोमीटर यही तो शो करता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर जो जॉकी है, जॉकी इसको इस वायर के ऊपर स्लाइड करना शुरू किया। और एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आप जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं तो जॉकी को आपको वायर के ऊपर स्लाइड करना है, लेकिन ऊपर, ऑन द वायर नहीं, ओवर द वायर। स्लाइड द जॉकी, एक मिनट रुक जाओ, इसको पूरे रुक जाओ, लिखते हैं। जॉकी को हम ऊपर में क्या करेंगे, वायर के ऊपर हम ऊपर हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। किस लिए, तो होता है क्या कि जब यहाँ पे करंट फ्लो कर रही थी, मैं क्या किया कि जॉकी को उठाया, और उठाकर मैंने क्या किया कि जॉकी को हम इस तरफ लेफ्ट की तरफ लेकर चलना शुरू किया। जब जॉकी को हम लेफ्ट की तरफ लेकर चलना शुरू किए तो हुआ क्या कि जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी भैया वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। और जब इसी जॉकी को हम राइट की तरफ लेकर चलना शुरू किए तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि जब हम राइट जाते हैं, राइट की गैल्वेनोमीटर की नीडल लेफ्ट भागती है, और जब हम जॉकी को लेकर लेफ्ट जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो राइट भागती है। तो आखिर बीच में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा जहां पर कि गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। तो हमें इसी चीज को तो ढूंढना है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि जहां पर गैल्वेनोमीटर की नीडल का डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर में अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बात में आया, बात में आया नहीं। हमें कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर कि गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट ना हो, और जहां जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी उस पॉइंट को हम बच्चों बोल देते हैं नल पॉइंट। उसको क्या बोल देंगे, नल पॉइंट। और जब गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो हमें ये बात समझ में आ गया कि इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्लियर। तो सबसे पहले अच्छा, अब जब इस जॉकी को आप उठाकर वायर में लेफ्ट राइट वायर के ऊपर जब करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जॉकी इस वायर के ऊपर आपको खींचना नहीं है, टच नहीं करना है, विदाउट टचिंग द वायर। जॉकी को जो आपको इधर से उधर लेफ्ट राइट आपको मूव करना है तो विदाउट टचिंग द वायर। आप इसको गिटार की तरह इसको इसके ऊपर खींच के बजाना आपको नहीं है, आपको उठा के ऐसे रखना है आपको, यानी कि स्लाइड द जॉकी जॉकी ओवर द वायर। Over the wire for searching null point. On the wire नहीं, ध्यान रहे मैंने क्या कहा कि स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर फॉर सर्चिंग नल पॉइंट, ना कि ऑन द जॉकी, क्यों, सॉरी ऑन द वायर। ऑन द वायर का मतलब क्या कि जब इसके ऊपर आप इस तरह से खींचोगे तो वायर छिल जाएगी, और जब वायर छिल जाएगी तो कहीं पे उसकी एरिया ज्यादा कहीं पे उसकी एरिया कम, और इसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस भी कम और ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, गलत। तो आपको जॉकी को क्या करना है कि आपको उठा के आराम से राइट लेफ्ट करना है, और ध्यान रखना है कि आपको जब आप नल, और किस लिए के लिए, तो आपको नल पॉइंट ढूंढने के लिए। और ये नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट, तो ये नल पॉइंट क्या होता है, तो नल पॉइंट के बारे में देखेंगे बच्चों कि दैट पॉइंट वेयर jockey is kept
then needle of galvanometer does not show any deflection. This point is deflection. This point is called null point. पास में क्या है? नल पॉइंट क्या है? तो नल पॉइंट जो है बच्चों की डेड पॉइंट where jockey is kept, the needle of galvanometer does not show any deflection. This point is called null point. और नल पॉइंट पर जो है वो आपका गैल्वेनोमीटर के निडल में कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा। और क्यों नहीं देखता है? तो क्योंकि यानी कि because current does not pass through ये, क्योंकि यहाँ से करंट जो है वो क्या करेगा? पास नहीं करेगा। इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा, और जब गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं करेगा तो आपको जो है वो इस गैल्वेनोमीटर के निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी और आपको एक नल पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें नल पॉइंट ढूंढना है, तो नल पॉइंट आप ढूंढते हैं। तो मैंने क्या किया कि जॉकी को राइट लेफ्ट उठाकर इसको राइट लेफ्ट जब कराना शुरू किया तो देखा गया कि जब जॉकी को हम घुमाते यानी कि इधर उधर करते जब यहाँ पर लेकर आए, तो यहाँ पर देखा गया कि गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर है, यानी कि अब इसके निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। और जब इसके निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो मैंने इसी को बोल दिया क्या कि ये वाला जो पॉइंट है वो नल पॉइंट है। क्या है? नल पॉइंट। अब देखिए, अच्छा इस पॉइंट को बच्चों हम मान लेते हैं ए। इस पॉइंट पे जहाँ पे ये वाला वायर टच करे, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये। मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ ए। इस पॉइंट को बच्चों हम मान लेते हैं बी। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख दिए सी। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी, जो कि यहाँ पे लिखा है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, जो कि यहाँ पे लिखा है। और इस पॉइंट जो नल पॉइंट है इसको हम मान लिए एफ। ध्यान से देखिएगा। अब आपने नल पॉइंट भी ढूंढ लिया है, पूरा सिस्टम बना लिया मीटर ब्रिज का सिस्टम बनाने के बाद आपने जॉकी को इधर उधर करके आपने नल पॉइंट भी ढूंढ लिया। अब आपको लगाना है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लगाते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट इसकी कैलकुलेशन के लिए। तो वो कैसे, देखिए। अब क्या करेंगे कि नल पॉइंट सेट करने के बाद हम जब लगाएंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहता क्या है कि बैलेंसिंग का इक्वेशन क्या है कि R1/R2 इक्वल होना चाहिए R3/R4। R1/R2 इक्वल होना चाहिए R3/R4। यह है बैलेंसिंग इक्वेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यानी कि ये जो रजिस्टर जो लगा हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स में जो रजिस्टर लगा हुआ होगा और प्लस में यहाँ से यहाँ तक वायर की जो रेजिस्टेंस होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो वायर की रेजिस्टेंस होगी, इन सबको बैलेंस करने के लिए हमें इस समीकरण को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कौन सा रजिस्टर सेट किया है? तो यहाँ पर मैंने वो कंडक्टर लगाया है जिसकी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अभी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो बच्चों है वो है क्या है? वो है आर। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने रजिस्टर लगाया है, जो मैंने कंडक्टर लगाया है जिसकी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसको कुछ देर के लिए हम इसकी रेजिस्टेंस को मान लिए हैं आर। कोई दिक्कत? और इस रजिस्टर बॉक्स में जो मैंने रजिस्टर जो लगाकर जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू से हम दूसरे के इसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको मान लिए हम एस। कोई दिक्कत? और मैंने इस वायर को क्या किया, तो वायर को जो नल पॉइंट जो मिला, नल पॉइंट से मैंने वायर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया।
एक छोटा सा टुकड़ा हो गया ये वाला, और बाकी बचा हुआ टुकड़ा हो गया ये वाला। इस पूरे वायर की लेंथ है कितना, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को मैं दो टुकड़े में तोड़ दिया, कैसे, तो एक छोटा सा टुकड़ा और बाकी एक छोटा सा टुकड़ा। तो मानते कि ये जो यहाँ से जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है नल पॉइंट तक की, उसको मैंने मान लिया L, यानी कि इस छोटे से टुकड़े का लेंथ मैंने बना लिया L, और बाकी बचे हुआ, इसको मैं F को नीचे लिख देता हूँ, और बाकी बचे हुए इस टुकड़े को हम कितना कर सकते हैं इससे बताइए। तो यहाँ से यहाँ पूरा 100 सेंटीमीटर की वायर है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, तो बाकी कितना हो जाएगा, तो बाकी हो जाएगा 100 माइनस L। तो ये हो गया हमारा 100 माइनस L। तो अब जो है एक L लेंथ का एक वायर हो गया, और एक 100 माइनस L लेंथ की वायर हो गई। पहले पूरे मिला के 100 सेंटीमीटर की वायर थी, अब हो गई L, और एक हो गई 100 माइनस L। तो अगर मैं ऊपर वाला रजिस्टर एक R हो गया, नीचे वाला एक रजिस्टर S हो गया, बगल वाला रजिस्टर एक S हो गया, नीचे का एक रजिस्टर L लेंथ का, दूसरा रजिस्टर 100 माइनस L लेंथ का, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब क्या, और बीच में हमारा गैल्वेनोमीटर। तो क्या है आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन इसमें आपको दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। और जब भी आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन दिख रहा है, तो अब हमें बैलेंसिंग इक्वेशन से इसमें हम सेट करके इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने क्या किया कि इस वायर को मैंने, इस कंडक्टर को जिसकी रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, मैंने उसको इस तरह से सेट कर लिया, जिसका वैल्यू R हम मान चुके हैं, और ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, और B और C के बीच में एक और रजिस्टर है जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स में फिट है, और वो कितना है, इसकी वैल्यू S। इसके बाद फिर नीचे की तरफ आए तो नीचे में क्या है, इस A और E मिला तो हम एक ही पॉइंट A लेते हैं, कोई दिक्कत है? A और E तो दोनों एक ही स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए मैं स्ट्रिप को मैंने एक पॉइंट बना दिया, पॉइंट के समान मान लिया इस स्ट्रिप को, तो A और E दोनों एक ही पॉइंट पे मैच करेगा, तो इस पॉइंट को हम, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैंने एक L का कंडक्टर लिया, यानी कि एक कंडक्टर है जिसका मैंने जो वायर को तोड़ा है, इसकी L लेंथ का एक अलग कंडक्टर हो गया, और ये हो गया हमारा पॉइंट कौन सा, F। तो ये हमारा पॉइंट हो गया F, और इसके बाद एक जो लेंथ बचा वो कितना है, 100 माइनस L, तो ये हो गया हमारा 100 माइनस L, ये एक कितना हो गया 100 माइनस L। अब अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं, अच्छा, और अगर इसी स्ट्रिप को अगर हम पॉइंट की तरह, छोटा बिल्कुल पॉइंट की तरह बनाए तो क्या हो जाएगा, C और D दोनों मैच कर जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, और इसी से एक बड़ा सेल लगा, इस सेल को अभी हम नीचे की तरफ लाकर लगा देते हैं, ये नीचे कुछ इस तरह से मैंने इसको नीचे की तरफ लाकर ऐसे सेट करते हैं, इस तरह से। इस तरह से, और B और F पॉइंट से क्या है, एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो B और F पॉइंट से मैंने इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, और इस गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, और एक्चुअली में इस गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि इसमें जॉकी लगा है, जॉकी से मैंने यहाँ पर नल पॉइंट सर्च किया जो कि F मान चुके हैं। क्या है, अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, तो अगर इस वायर की रेजिस्टेंस, यानी कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस, और इस कंडक्टर, यानी कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस और इसकी दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो का इक्वल होना चाहिए, और अगर इक्वल होगा तो बैलेंसिंग इक्वेशन से हम चेक करेंगे, और अगर इक्वल होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में मैंने क्या कहा कि नल पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रही, तो जब करंट फ्लो नहीं कर रही गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव अब कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा, तो इसमें जब करंट नहीं पास हो रहा, यानी कि पूरी तरह से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है पहले से ही। तो अब आइए, अब हम एक काम करते हैं, इस L लेंथ वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, और इस 100 माइनस L लेंथ वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं, और इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस कर देंगे, इक्वल हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस और इक्वल, और इस तरह से हम करके हम इसको फाइंड करें कि एक्चुअली हम R की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले कि लेट
इस पूरे लेंथ का सबसे पहले जो पूरे जो 1 मीटर की वायर जो थी जिसको हमने तोड़ के एल और 100/L बनाया है, तो मान लिया कि इस पूरे लेंथ की पूरे 100 सेंटीमीटर, तो लेट रेजिस्टेंस ऑफ एलवाइज वायर सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ एलवाइज वायर इक्वल टू स्मॉल आर। मान लिए कि इस 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर वायर के पर यूनिट लेंथ की जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो स्मॉल आर है। तो अगर मैं सिर्फ एल लेंथ का रेजिस्टेंस निकालूं, यानी कि इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ ऑफ वायर, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, अगर एल लेंथ की सिर्फ में रेजिस्टेंस तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर इंटू एल। कोई दिक्कत? और इसी तरह से अगर मैं चाहूं तो इस 100-L वाले का भी मैं रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। तो कैसे? तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ 100-L लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R इंटू 100-L। क्लियर? यानी कि इस पोर्शन का यहां से यहां तक का जो हमें रेजिस्टेंस मिल गया वो कितना मिल गया, तो मिल गया हमें कि R इंटू 100-L हो गया। और इसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी मिल गई, तो R इंटू L। तो अब इसकी रेजिस्टेंस को हम मान चुके हैं, एक्चुअली हमें इसका फाइंड करना है ना, R इक्वल टू व्हाट कितना होगा हमें फाइंड करना है। लेकिन जब मान चुके हैं कि R है, इसका मान चुके हैं कि S है, जो कि आपको दिया हुआ रहेगा, इट विल बी ऑलवेज गिवन, दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चंस में। तो ये आपको दिया हुआ रहेगा, ये हम मान इसका रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, कैसे R इंटू L, इसका रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया R इंटू 100-L। तो अब क्या करता है बैलेंसिंग इक्वेशन क्या है इसका, कि ये बैलेंस होगा। ये तो शो कर रहा है कि बैलेंस है, गैल्वेनोमीटर का जब नेगेटिव रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका देखिए बैलेंस है। तो बैलेंसिंग का इक्वेशन लगाएंगे कि R1/R2 इक्वल होना चाहिए R3/R4 का। यानी कि अगर ऐसा होगा तो R अपॉन क्या है, R इंटू L इक्वल होना चाहिए S अपॉन हैंड, नीचे का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r इंटू 100-L का, ऐसा होना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले आपका R से R मर गया, तो क्या बच गया, तो बच गया R अपॉन L इक्वल टू S अपॉन 100-L। और यहां से आपका एक फार्मूला बन गया कि R इक्वल टू S इंटू L अपॉन 100-L। और L की वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चंस में दी हुई होगी, हमेशा आपको गिवन होगी। और ये बन गया आपको R का फॉर्मूला। तो इस तरह से हम मीटर ब्रिज के माध्यम से किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर के अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि एक मीटर ब्रिज है जिसमें x है और एक है y। तो x और y रेजिस्टेंस को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है या बैलेंस किया जा रहा है। जब जिसमें y का मान लें कि आपको दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। तो और बैलेंसिंग पॉइंट जो है यानी कि नल पॉइंट जो है वो कितने दूरी पर, तो वो मानते हैं कि वो हमको दे दिया है कि वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि L बराबर आपको दे दिया, आप ऐसे समझें कि आपको दे दिया कि L बराबर जो है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर की इस एंड से 20 सेंटीमीटर पर आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिल जा रहा है। तो बताएं कि x का मान क्या होगा, यानी कि x रजिस्टर वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपली आप कैसे करेंगे, तो सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए कि R इक्वल टू क्या होता है, S इंटू L अपॉन 100-L। तो S का वैल्यू किसके बराबर है, 10 ओम के बराबर। तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 10 इंटू, अच्छा x की वैल्यू y की वैल्यू 10 है तो मैं 10 लिख दिया, 10 ओम। L की वैल्यू कितना है, बैलेंसिंग पॉइंट, यानी बैलेंसिंग पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है
20 सेंटीमीटर, तो 10 × 20 अपॉन 100 माइनस एल, एल का वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है यहाँ पे। अब 100 माइनस एल, 100 माइनस एल कितना हो जाएगा 80, यानी कि 100 माइनस 20 हो गया 80। 0 से 0 मर गया, ए हो गया 4, ए हो गया 2, ए हो गया 5, तो यहाँ से आ गया 5/2, यानी 2 में 4 तो 2.5। यानी कि अगर हम x बराबर 2.5 ओम की कोई रेजिस्टेंस को लगा दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इस तरफ का और इस तरफ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अरे पूरी तरह से बैलेंस वेक्टर ब्रिज बन जाएगा। बात समझ में आया? तो ये था मीटर ब्रिज की कहानी। इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, जिसके लिए मैं एक अलग से आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेक्चर शूट करके YouTube पर डाल दूंगा, यानी कि चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना, तब तक के लिए बाय। इस तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।